सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन अनदर लाइव सेशन। तो आज के इस लाइव सेशन में हम पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को रिवाइज करेंगे। जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने इस लाइव सेशन में लाए हैं, तो उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो आप ये समझ के चलना कि एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो इस पूरे को रिवाइज करेंगे और साथ साथ में इसको नोट डाउन करेंगे आप अपनी नोटबुक पे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वी आर हैविंग व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सो लेट्स सी सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा कि ये एक ऐसा ब्रिज होता है जिसके अंदर एक्चुअली क्या होता है, वी आर हैविंग द सॉल्ट ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट और वी कैन आल्सो हैव द सॉल्ट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, राइट। पोटेशियम के साल्ट्स हम यहाँ पे लेते हैं, और क्यों लेते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इनके आयॉन्स की होती है सेम मोबिलिटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखेंगे और ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि हम साल्ट ब्रिज के अंदर क्यों यही साल्ट्स लेते हैं, पोटेशियम के साल्ट्स, यूजुअली पोटेशियम क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। क्यों? क्योंकि इनकी मोबिलिटी जो होती है वो सेम होती है, चाहे वो कैटायन हो इनका या चाहे एनायन हो, जैसे यहाँ पे के पॉजिटिव सी एल नेगेटिव, तो इनकी जो आयोनिक मोबिलिटी होती है वो होती है सेम। तो अब इस साल्ट ब्रिज के क्या फंक्शंस होते हैं तो आप नोट डाउन करेंगे। इसका जो पहला फंक्शन होता है दैट इट कंप्लीट्स द इनर सर्किट। कंप्लीट्स, आप ये नोट डाउन करेंगे दैट इट कंप्लीट्स इनर सर्किट। देखो बाहर से जो आपके दो हाफ सेल्स होते हैं उनको बाहर से जो कंप्लीट करता है सर्किट को, दैट इज़ द वायर, मेटालिक वायर, इजंट इट। तो आप याद रखेंगे दैट सॉल्ट ब्रिज जो है इट कंप्लीट्स द इनर सर्किट। दूसरा फंक्शन इसका ये है दैट इट प्रिवेंट्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम वन हाफ सेल टू द अनदर। सो ये आप याद रखेंगे दैट इट प्रिवेंट्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं दो हाफ सेल्स के अंदर वो ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप ये याद रखेंगे दैट आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि साल्ट ब्रिज हमने कनेक्ट किया तो इस साल्ट ब्रिज से जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। नहीं, इट प्रिवेंट्स द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम वन हाफ सेल टू द अनदर फंक्शन इसका फिर ये होता है दैट इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। आप लिखेंगे इसको दैट इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। देखो एक्चुअली जब आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या होता है, देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, है ना। दो हाफ सेल्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेशन होने की वजह से सेल जो है दैट स्टॉप्स इट्स फंक्शनिंग। अब यहाँ पे ऐसा होता है जब सॉल्ट ब्रिज हम कनेक्ट करते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है ना। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ये मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल जिस हाफ सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ होगा उसको ये कैटायन देगा, कि पॉजिटिव आयन देगा, ताकि उसकी चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज होगी। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन रहेगा दैट इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। नेक्स्ट जो है वो आप याद रखेंगे दैट इज दिस सॉल्ट ब्रिज जो है इट मिनिमाइजेज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इसको आप नोट डाउन करेंगे। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इसको ये मिनिमाइज करता है सॉल्ट ब्रिज। तो ये किसी वक्त 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज दिस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो आप याद रखेंगे इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शंस ऑफ टू सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स व्हेन दे आर कनेक्टेड डायरेक्टली विद ईच अदर, है ना। इसको आप याद रख सकते हैं। तो मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ दैट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो आपका होता है इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जंक्शन ऑफ टू सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स व्हेन दे आर इन डायरेक्ट कंटैक्ट विद ईच अदर। इसको याद रखना, डायरेक्ट कंटैक्ट में जब होंगे तब वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, राइट, तो उसको कहा जाता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो इसको ये मिनिमाइज करता है। तो ये थे फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका है व्हाट आर कंसंट्रेशन सेल्स, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। एंड हाउ टू कैलकुलेट देयर ईएमएफ। कंसंट्रेशन सेल्स क्या होती है और इनका ईएमएफ हम कैसे निकालेंगे, तो इसको देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें हमें बताना है कि कंसंट्रेशन सेल्स क्या होती है। देखो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होती है उनमें जो दो हाफ सेल्स होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल, उनमें इलेक्ट्रोलाइट आपका डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल एक में जिंक सल्फेट होगा, दूसरे में कॉपर सल्फेट होगा, है ना। जैसे हमारे पास है डेनियल सेल, जैसे हमारे पास है ड्राई सेल। पर यहाँ पे इन केस ऑफ कंसंट्रेशन सेल्स आप याद रखेंगे कंसंट्रेशन सेल्स वो सेल्स होती है जिनमें जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट तो सेम यहाँ पे होता है, बस
उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। तो एक ये होता है कि दे हैव कंसंट्रेशन सेल्स हैव डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ, इसको आप नोट डाउन करेंगे, सेम इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आपका सेम होगा, बस उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये लेट्स से आपके पास ये एक हाफ सेल है और ये आपके पास लेट्स से सेकेंड हाफ सेल है। अब यहाँ पे भी आपने ले लिया है लेट्स से जिंक सल्फेट, है ना, जिंक सल्फेट, और यहाँ पे भी आपने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया है, दैट इज आल्सो द सेम, दैट इज जिंक सल्फेट। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंट है, लेट्स से यहाँ पे कंसंट्रेशन C1 है, लेट्स से यहाँ पे कंसंट्रेशन जो आपका है C2 है, तो कंसंट्रेशन यहाँ पे डिफरेंट होता है, बाकी जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है वो भी सेम होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड आपने डिप किया है किसके अंदर, जिंक सल्फेट के अंदर, इजंट इट, और यहाँ पे भी वही आपने इलेक्ट्रोड ले लिया है, दैट इज योर जिंक इलेक्ट्रोड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस लाइज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी, बस कंसंट्रेशन इनकी डिफरेंट है, इनको कंसंट्रेशन सेल्स कहा जाता है। ये तो एक टाइप है इसकी। सेकंड टाइप में ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो इलेक्ट्रोड है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, उसमें मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड जो है वो डिफरेंट होगा। सो देयर इज डिफरेंस इन मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। इसका मतलब क्या हुआ, इसके एग्जांपल देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है, जैसे हमारे पास होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना, इसमें सिंपली प्लैटिनम की एक वायर होती है और फिर हाइड्रोजन गैस पास किया जाता है। लेट्स से एक साइड भी यही है इलेक्ट्रोड आपका हाइड्रोजन गैस, मतलब हम पास करें, बस एक साइड प्रेशर P1 है लेट्स से, और दूसरे साइड मतलब दूसरे हाफ सेल में इसी हाइड्रोजन गैस का प्रेशर आप P2 रख रहे हैं, तो दैट मीन्स दे डिफर इन द प्रेशर हियर। सो व्हेन देयर इज डिफरेंस इन मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, बाकी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेम होगा यहाँ पे, बस यहाँ पे डिफरेंस होगा मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड में, तब इसको हम बताएंगे कि ये इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है। तो आप सिंपली याद रखेंगे दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल्स। एक सेल जो होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, है ना, ये जो ए मैंने यहाँ पे लिखा इट इज़ एक्चुअली आपका इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, इसको आप लिखेंगे, ये है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। मतलब इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल जो है वो एक ऐसी कंसंट्रेशन सेल है जिसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट तो सेम है, डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस ये है दैट दे हैव डिफरेंट कंसंट्रेशन, जैसे यहाँ पे C1 यहाँ पे C2। अब दूसरा बता दो, सेकेंड टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल जो है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। ये जो सेकेंड है इसको आप लिखेंगे, दिस इज योर इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। तो एक है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, दूसरा जो है आपका दैट इज इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी कंसंट्रेशन सेम होगी, उसकी जैसे यहाँ पे जिंक सल्फेट है 1 मोलर, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी 1 मोलर है। फिर डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस ये है कि जो आपके इलेक्ट्रोड्स है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस आप पास करें तो इसमें हाइड्रोजन गैस का प्रेशर होगा लेट्स से P1 और दूसरे हाफ सेल में हाइड्रोजन गैस का प्रेशर P2 और ये डिफरेंट प्रेशर्स होंगे, तो तब इसको बताएंगे हम इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, राइट। तो इनका EMF कैसे निकाला जाता है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो उसको देख लेंगे यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं रब कर लेता हूँ। EMF कैसे निकालेंगे इन कंसंट्रेशन सेल्स का, तो पहली जो कंसंट्रेशन सेल हमने देखी दैट वाज द इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, है ना, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल जो है उसकी जो सेल की EMF दैट इज़ ई सेल, ये निकाला जाता है सिंपली दैट इज़ 0.0591, है ना। ये कहाँ से आया है, नर्नेस्ट इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, ये आगे भी हम देखेंगे, अपॉन n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने ट्रांसफ़र होंगे यहाँ पे, देन log ऑफ C2 अपॉन C1। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि दैट C2 की जो कंसंट्रेशन है दैट इज़ ग्रेटर देन C1, ठीक है ना। C2 जो है एक्चुअली आप इसको याद रखेंगे, C2 एक्चुअली आपकी कहाँ पे कंसंट्रेशन है, जो आपका जहाँ पे रिडक्शन होती है दैट इज़ द रिडक्शन हाफ सेल, है ना, रिडक्शन हाफ सेल जो है, रिडक्शन हाफ सेल, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है वो है C2 और C1 जो है दैट इज़ द कंसंट्रेशन इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अनदर टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल जो था दैट वाज इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। अब देखो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में आप सिंपली याद रखेंगे दैट E ऑफ द सेल दैट इज़ द EMF ऑफ द सेल, ये निकाला जाता है, सेम फार्मूला है दैट इज़ 0.0591 अपॉन n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, है ना, कितने यहाँ पे लॉस या गेन होंगे रिडक्शन ऑक्सीडेशन के दौरान। उसके बाद log ऑफ यहाँ पे P1/P2, ज़रा बता दो फिर
फिर से यहाँ पे कौन सा ज़्यादा होगा, मैंने बताया जो ऊपर है ना P1 की जो मतलब प्रेशर जो है P1 ये ज़्यादा होगा P2 से, तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। तो ऐसे निकाला जाता है EMF ऑफ कंसंट्रेशन सेल्स। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आपने ये पढ़ा होगा कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टिविटी, तो इसको साथ साथ में रिवाइज भी करेंगे। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। पहले इसको यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो देख लो यहाँ पे आपको यूनिट निकालना है, तो यूनिट कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। यूनिट तभी निकालेंगे जब हम आपको इनकी डेफिनेशन पता होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या दिया गया है, कंडक्टिविटी जो है C से दिखाया जाता है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, राइट। आप इसको ऐसे दिखाते हैं, तो दैट मीन्स ये जब ऊपर हम लाएंगे तो पर ओम, ओम इनवर्स है ना, इसको क्या क्या कहा जाता है, ओम इनवर्स जो है इसको मोह कहा जाता है, MHO, और इट्स ऑल्सो नोन एज साइमन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे, इसको साइमन भी कहा जाता है और S से दिखाया जाता है। तो ये रहेगा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, है ना, सिंपल है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दैट इज़ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको आप कंडक्टिविटी भी कहते हैं और इसको कापा से दिखाया जाता है। इसकी ये जो K है दिस इज़ नोन एज कापा, कापा से दिखाया जाता है। और ये क्या होता है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रो है ये 1/रो, रो इज़ द रेजिस्टिविटी। और ये रो किसके बराबर होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ दैट रेजिस्टेंस जो है एक्चुअली इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो प्रोपोर्शनल के बदले जो यहाँ पे कांस्टेंट आप लिखते हैं दैट इज़ द रो L/A। तो रो किसके बराबर होगा, फिर रो का वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं, दैट इज़ और A/L, राइट, और A/L, इसको आप नोट डाउन करेंगे, और A/L। अब लिखो यहाँ पे इसको 1/रो, रो के बदले आप क्या लिखेंगे फिर, दैट इज़ और A/L, तो L ऊपर आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं L/A। तो ये है आपका कंडक्टिविटी जिसको आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। सो इट इज़ 1/R इंटू L/A। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है बताओ मुझे, 1/R रेजिस्टेंस है, तो निकालो यूनिट पहले। 1/R रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, राइट, इंटू L। हमें ऐसा यूनिट निकालना है, तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज़ मीटर स्क्वायर। तो एक एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, देखो ये ऊपर आ जाएगा तो क्या बनेगा, पर ओम, और सिमिलरली पर मीटर, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर था, ऊपर आ जाएगा तो पर मीटर स्क्वायर, तो एक एक कैंसिल, तो वहाँ पे बचा पर मीटर। सो इट इज़ पर ओम, जिसको आप साइमन भी कहते हैं, साइमन मीटर इनवर्स। सो दिस विल बी द ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, या किसी वक्त क्या लिखा होगा, साइमन लिखो या MHO, मोह भी आप इसको लिख सकते हैं, और मीटर इनवर्स इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ही ज़्यादा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये 1/R है, 1/R क्या होता है, कंडक्टेंस, इसको आप याद रखेंगे। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ दैट ये जो कंडक्टिविटी है इट इज़ कंडक्टेंस इनटू L/A। अब ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करेंगे। L/A जो है इट इज़ नोन एज सेल कांस्टेंट, इसका यूनिट पूछा जाता है, इसको सेल कांस्टेंट कहा जाता है। तो सब कुछ इसमें हम रिवाइज कर रहे हैं, तो आप हर एक पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। सेल कांस्टेंट जो है दैट इज़ L/A, आप लिखो इसको, C जो है कंडक्टेंस है इनटू सेल कांस्टेंट। तो बताएगा कोई मुझे आप में से, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, कमेंट सेक्शन में बता दो। सेल कांस्टेंट का SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट मुझे आपको बताना है सेल कांस्टेंट का। तो डेफिनेटली इसका जो SI यूनिट होगा दैट विल बी द मीटर इनवर्स, ठीक है। और बाकी यूनिट आप CGSC में क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स, राइट, क्योंकि ये देखो लेंथ है तो मीटर, और एरिया मीटर स्क्वायर, एक एक मीटर कैंसिल, तो वहाँ पे क्या बचा, मीटर इनवर्स। सो दैट विल बी द ऐसा यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, और दूसरा यूनिट होगा सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसको आप याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये था ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस एंड ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है ना। साइमन मीटर इनवर्स रहेगा द ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, जिसको आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आपका होता है, नेक्स्ट जो है दैट इज़ योर मोलर कंडक्टिविटी, है ना, मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा उसको देख लेते हैं, पहले इसको मैं रब कर लेता हूँ। देखो मोलर कंडक्टिविटी जो है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय λm, और ये किसके बराबर होता है, दैट इज़ योर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको आप कंडक्टिविटी कहते हैं, कापा, है ना, अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन दैट इज C, मोलर कंसंट्रेशन, है ना, मोलर कंसंट्रेशन।
तो देख लो अब यहाँ पे कापा का यूनिट ऑलरेडी आपने देखा, दैट वाज साइमन मीटर इनवर्स, ऐसा यूनिट है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे बाय मोलर कंसंट्रेशन। देखो मोलर कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलरिटी, है ना। तो मोलरिटी का यूनिट क्या होता है, मोलरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर। पर इसको यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है। देखो इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे मोल और डिवाइड में है लीटर, राइट, मोल पर लीटर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। अब देख लो यहाँ पे लीटर जो है इसके बदले में क्या लिख सकता हूँ, 1000, ठीक है। अब इसको मैंने किस में कन्वर्ट किया, 1000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे लिखना आप सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो दैट मीन्स इट विल बी जस्ट लाइक दिस, दैट इज़ मोल। अब देख लो यहाँ पे हमें एक्चुअली यूनिट ही निकालना है, ठीक है ना, यूनिट ही हमें निकालना है। तो ये जो सेंटीमीटर क्यूब है जब ऊपर आ जाएगा तो इसको मैं क्या लिखूँ, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो लिखो यहाँ पे, ये है जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें तो ऐसा यूनिट बताना है, तो तब मैं इसको क्या लिखूँगा, तब मैं इसको लिखूँगा मोल पर मीटर क्यूब। ये जो मोल लीटर है सिंपली आप याद रखो, इसके बदले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज़ मोल पर मीटर क्यूब, है ना। लीटर एक्चुअली यूनिट है वॉल्यूम का, तो मीटर क्यूब भी किसका यूनिट है, वॉल्यूम का है। तो बस इसको लिखो मोल पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको मोल पर मीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, ये था पर मीटर क्यूब, जब ऊपर जाएगा तो मीटर क्यूब और एक एक कैंसिल होगा यहाँ पे, तो ये बनेगा साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये होगा ऐसा यूनिट किसका, मोलर कंडक्टिविटी का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बाकी यूनिट आप अदर यूनिट्स में क्या लिख सकते हैं इसको, साइमन, अगर CGS यूनिट में तो सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर पर मोल, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। अब इसी किसी वक्त अगर आपको पूछा गया यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिसको हम ऐसे दिखाते हैं लैम्डा EQ, तो उसका यूनिट फिर क्या होगा, दैट विल बी द साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, है ना। तो ये आप याद रखेंगे, या आप लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, या ग्राम इक्विवेलेंट भी आप लिख सकते हैं। तो दैट विल बी द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, इसको आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है दैट कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन ए जिंक पॉट। तो क्या ऐसा हो सकता है, इसको देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको पूछा गया दैट कॉपर सल्फेट जो है, क्या इसको आप स्टोर कर सकते हैं जिंक के वेसल के अंदर। तो देख लो जिंक जो है, वी नो दैट इट्स मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है ना पढ़ी होगी, जिसको आप EMF सीरीज़ भी कहते हैं। जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो येस डेफिनेटली ये इसके साथ रिएक्ट होगा और यहाँ पे जिंक सल्फेट बनेगा। तो दैट मीन्स जो कॉपर सल्फेट है उसको अगर आपने इसके अंदर स्टोर किया, वो तो रहेगा ही उसमें नहीं, वो तो कन्वर्ट होगा जिंक सल्फेट में। सो दैट मीन्स इसका जो आंसर है दैट इज़ नो, वी कैनॉट स्टोर कॉपर सल्फेट इन ए जिंक पॉट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, क्योंकि उससे आपको एक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो है ना, यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिथियम है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास पोटेशियम है, देन वी आर हैविंग द कैल्शियम, देन वी आर हैविंग द सोडियम, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास मैग्नीशियम है, ये आप देख सकते हैं NCERT टेक्स्ट बुक पे पूरा लिखा हुआ है, बस इसमें जो इंपॉर्टेंट वंस हैं वही मैं लिख रहा हूँ। अल्युमिनियम है, अल्युमिनियम के बाद जिंक है आपके पास, ठीक है। जिंक के बाद आपके पास आयरन है, आयरन के बाद आपके पास निकल है, ठीक है ना। उसके बाद टिन है, उसके बाद लेड है, और लेड के बाद जो रेफरेंस एलिमेंट लिया जाता है दैट इज़ द हाइड्रोजन, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है ना। उसके बाद आपके पास है कॉपर है ना, सिल्वर है आपके पास, और उसके बाद गोल्ड है, और लास्ट पे जब आप देखेंगे तो F नेगेटिव फ्लोराइड आयन। तो देखो ये है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो जब आप जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है, तभी आप याद रखेंगे ये जो आपका लिथियम है दिस इज़ योर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये पूछा जाता है, इसको नोट डाउन करेंगे। और फिर ये F नेगेटिव जो है फ्लोराइड, ये आपका फिर क्या होगा, ये होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस सीरीज़ को सभी याद करेंगे क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी बताएंगे क्या क्या इससे पूछा जाता है। तो देख लो हाइड्रोजन मैंने बताया इट इज़ अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है स्टैंडर्ड E0 है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज़ टेकन एज 0, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखो यहाँ पे जो लिथियम आपका है इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है दैट इज़ -3.05 वोल्ट, ठीक है।
यहाँ पे। उसके बाद F नेगेटिव जो है आपका दैट इज़ योर फ्लोराइड है ना यहाँ पे। इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है दैट इज़ +2.87 वोल्ट, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। अब देख लो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने बताया जो ही आप टॉप टू बॉटम जाते हैं इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में तो क्या होता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आपका जो है दैट इज़ योर लिथियम हियर, इसको याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्या कॉपर सल्फेट को आप जिंक में रख सकते हैं, जिंक के वेसल के अंदर। तो जिंक देख लो जो डाउन द सीरीज़ है, इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो मेटल्स बॉटम पे है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। देखो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो जितना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं दैट रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होता है जब आप जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फिर कौन सा होगा, लिथियम आपका बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल दैट इज़ योर लिथियम, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस कर सकता है लेस रिएक्टिव को, ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा। सिमिलरली हाइड्रोजन गैस कौन लिबरेट कर सकता है एसिड से। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम लिख रहे हैं जिंक इट रिएक्ट्स विद HCl, तो क्या ये रिएक्शन होगी, और अगर होगी तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिंक जो है यहाँ पे है, ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से, तो इजीली इसको डिस्प्लेस कर सकता है। ये जिंक क्लोराइड बनेगा तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट होगा। तो पर अगर मैं यहाँ पे कॉपर लूँगा, सिल्वर लूँगा, ठीक है, गोल्ड लूँगा, जो मेटल्स कहाँ है अबो दिस हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा Ag आपके पास है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर आपको पूछा जाता है क्या यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, तो आप याद रखेंगे नो, यहाँ पे लिबरेट नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, इससे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको आप याद रखेंगे। और किसी वक्त यहाँ पे पूछा जाता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑर्डर आपको बताना है, कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है। EMF आप निकाल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। E ऑफ द सेल कैसे निकाला जाता है, आपने पढ़ा होगा, दैट इज़ E कैथोड माइनस E एनोड, है ना, E कैथोड माइनस E एनोड। तो आप याद रखो जो मेटल डाउन होगा उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। अगर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसकी खुद क्या होगी, खुद इसकी ऑक्सीडेशन होगी, इंपॉर्टेंट है, खुद इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। तो आप याद रखो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है जिंक है, ठीक है, और कॉपर, जो यूजुअली आप लेते हैं जिंक एंड कॉपर, है ना, इसकी ड्राई सेल है आपके पास, डैनियल सेल, इसमें जिंक और कॉपर हम लेते हैं। तो मुझे बताओ किसकी ऑक्सीडेशन होगी, जिंक की डेफिनेटली होगी ऑक्सीडेशन, और कॉपर की क्या होगी, फिर कॉपर की होगी रिडक्शन। तो आप ऐसे याद रखो जो मेटल डाउन द सीरीज होता है उसकी होती है ऑक्सीडेशन, दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, राइट, दे आर योर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। और जो मेटल्स ऊपर होंगे तो उनकी होती है रिडक्शन, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो अगर आपको कोई भी सेल दी जाती है, फॉर एग्जांपल अगर आपको बताया गया है आपके पास सेल है जिसमें एक मैग्नीशियम है और निकल है, ये दो मेटल्स हैं, तो आपको बताना है किसकी ऑक्सीडेशन होगी, किसकी रिडक्शन। तो देख लो मैग्नीशियम कहाँ पे है, डाउन द सीरीज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो इसकी क्या होगी, मैग्नीशियम जो है इसकी होगी ऑक्सीडेशन, लिखेंगे आप, और निकल जो है वो ऊपर है, ठीक है, तो इसकी होगी रिडक्शन। तो कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर आपको दी जाती है तो आपको आना चाहिए। और फिर ई सेल कैसे निकाला जाता है, दैट्स ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ये वैल्यूज़ आपको दी जाते हैं, आपको EMF ऑफ द सेल निकालना आना चाहिए। और अगर ई ऑफ द सेल पॉजिटिव आ गया तो वो जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, वो सेल बनेगी, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी पॉइंट्स को आप नोट डाउन करेंगे और याद रखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दैट इज कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब देखो यहाँ पे आपको EMF निकालना है, तो आप देख सकते हैं निकल दिया गया है और यहाँ पे सिल्वर है, ठीक है, और ये पूरी यहाँ पे रिएक्शन दी गई है और ये स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल आपको दिया गया है। तो बस नर्नेस्ट इक्वेशन अगर पढ़ा होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नर्नेस्ट इक्वेशन से यहाँ से निकल के आ जाएगा EMF ऑफ द सेल। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यहाँ पे रब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको निकालना है EMF ऑफ द सेल, और आपको E0 सेल जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, ये आपको दिया गया है, दैट्स 1.05 वोल्ट। तो अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट इक्वेशन वी नो दैट क्या होता है, E ऑफ द सेल इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू E0 सेल, ठीक है, E0 सेल। और उसके बाद देखो ये जो है एक्चुअली यहाँ पे आप याद रखेंगे दैट किस टेम्परेचर पे आपको निकालना है, एट टेम्परेचर है 298 केल्विन,
आप इसको लिखना, टेम्परेचर यूजुअली दिया जाता है 298 केल्विन, ठीक है। अगर टेम्परेचर डिफरेंट होगा फिर आप जो फर्स्ट इक्वेशन है जो मैंने आपको क्लास में बताई है वही यूज़ करेंगे, पर यूजुअली यही टेम्परेचर दिया जाता है, तो फाइनली इसको आप ऐसे लिखेंगे, दैट इज़ -0.0591, ठीक है, अपॉन n, ठीक है, n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ एनोड बाय कैथोड, है ना, एनोड बाय कैथोड, इसको आप याद रखेंगे, एनोड बाय कैथोड, इनकी मोलर कंसंट्रेशन, सो द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइडेड बाय द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, राइट। तो ये होता है नर्नेस्ट इक्वेशन, ठीक है। तो आप बताओ कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है इस लॉग को सॉल्व करना, और जो वैल्यूज़ आपको दिए गए हैं आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, ज़रा फिर से बता दो मुझे। यहाँ पे कंसंट्रेशन जो Ag पॉजिटिव की है वो दी गई है 0.002 मोलर, एंड निकल आयन की दी गई है 0.16 मोलर, ठीक है। तो देख लो इसको यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पे देख लो, इसमें इंपॉर्टेंट ये है आपका एनोड और कैथोड कौन सा है, इजंट इट। तो आप ये खुद यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो ये निकल था, ये कन्वर्ट हुआ निकल टू पॉजिटिव में, तो दैट मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो दैट मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन होगी, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है आपका, ये ही आपका एनोड है, राइट। और तो दैट मीन्स सिल्वर जो है दैट विल एक्ट एज योर कैथोड, उस पर रिडक्शन होगी, और ये आप देख भी सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, जैसे मैंने वहाँ पर आपको बता दिया। तो ये जब आपको समझ में आ गया तो दैट मीन्स लॉग ऑफ एनोड बाय कैथोड है ना, एनोड आपका कौन सा निकल, तो इसकी कंसंट्रेशन दी गई है 0.160 m, इसको आप डिवाइड करेंगे बाय द कंसंट्रेशन ऑफ दिस Ag पॉजिटिव दैट इज 0.002। तो देख लेते हैं यहाँ पे, देखो मैं इसको लिखूंगा, बाकी तो इजी है। n का वैल्यू बता सकते हो, है ना, n का वैल्यू कितना होगा 2, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो लॉस हो रहे हैं या गेन हो रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, तो उसका वैल्यू जो है दैट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लॉस और गेन हो रहे हैं, निकल 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट मीन्स n का वैल्यू 2 है। तो इसको मैं अब लिखूंगा, डायरेक्ट वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करूँगा। तो बता दो E0 सेल आपका कितना है, दैट इज़ 1.05 है ना, उसके बाद माइनस ये है 0.0591 डिवाइडेड बाय n का वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में रख रहा हूँ। उसके बाद आपके पास है लॉग ऑफ, देखो एनोड की कंसनट्रेशन यहाँ पे कितनी थी 0.16, ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे बाय द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, एंड दैट वाज हाउ मच, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड आपको दिया गया है दैट इज़ 0.002 m, 0.002 m, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.002, ठीक है। अब देखो इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट इज़ दिस वन, ये रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। ये तो यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस करके दी गई है, अगर नहीं होता तो आपको खुद बैलेंस करना था। यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देख लो यहाँ पे ये एक निकल 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन, और यहाँ पे एक ही है, तो बस कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे ये एक Ag पॉजिटिव की मोलर कंसंट्रेशन है, पर यहाँ पे तो 2 है ना, बैलेंस हमने किया, तो इसको इसका स्क्वायर आपको लेना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको आप लिखेंगे, ये है 0.002 का स्क्वायर रेज्ड पावर 2, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो पावर आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो कैसे इसको लिखेंगे, तो देख लो ये है लॉग ऑफ 0.16 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ साइंटिफिक नंबर में 16 × 10⁻²। ये ऑलरेडी मैंने सिखाया है कैसे होता है, तो ये आपको आना चाहिए। वैसे ही 0.002 जो है 0.002, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ ठीक है, 10⁻³ और उसके बाद क्या है रेज टू द पावर 2, स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। अब बताओ कितना आ जाएगा ये, अब तो इजी है, पहले इसी को सॉल्व करेंगे है ना। ये है 16 डिवाइडेड बाई 2, अब देखो ये 10⁻³ है। अच्छा पहले मुझे बताओ ये जो स्क्वायर है ये 2 पे भी है और 10⁻³ पे भी है, सो 2 2 आर 4, ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे आप इसको, ये 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 10⁻⁻6, 3 2 आर 6। अब जब ये 10⁻⁻6 ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 10⁻+6 है ना। सो अब बताओ 1/6 सम पावर शुड बी एडेड, सो यहाँ पे पहले इसको कैंसिल करो, 4 4 आर 16, तो ये आ जाएगा 4 × 10⁻, ये देखो 1/6 सम पावर शुड बी एडेड, तो क्या है ये 4 × 10⁻⁴, ठीक है। यहाँ तक अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, बाकी बाद में ये जो है ये आप इजीली कर सकते हैं, लॉग ही इसमें इंपॉर्टेंट है। या चलो यहाँ पे दिखा देते हैं इसको, ये है आपके पास लॉग ऑफ A × B, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया यहाँ पे, इसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ये है आपके पास लॉग ऑफ A × B, तो किसके बराबर होता है, दैट इज़ लॉग ऑफ A प्लस लॉग ऑफ B, दैट इज़ लॉग ऑफ 4 प्लस लॉग ऑफ 10⁻⁴,
ठीक है, यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। लॉग ऑफ ए इंटू बी बराबर होता है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। अब बताओ लॉग ऑफ 4, लॉग ऑफ 4 ऑलरेडी मैंने बताया है, लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 4 है ना, लॉग ऑफ 10 कितना होता है, तो लॉग ऑफ 4 जो है इसका वैल्यू होता है 0.6020, दैट मीन्स डबल दैट ऑफ लॉग ऑफ 2 है ना, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है लॉग ऑफ 2 कितना होता है 0.3010, इसको आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो लॉग ऑफ 4 इसका डबल होगा, दैट इज़ 0.6020 प्लस, अब देख लो यहाँ पे दूसरी फॉर्मूला, दैट इज़ लॉग ऑफ m रेज्ड पावर n किसके बराबर होता है, दैट इज़ n log m, दैट इज़ 4 log 10। तो log 10 1 होता है, log 10 1 इंटू 4 तो 4 होगा, उसके बाद 4 प्लस दिस मच, ये आ जाएगा आपका 4.6020 सिंपली। तो ये आ गया पूरा, ये लॉग हमने यहाँ पे सॉल्व किया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, ये आ जाएगा 4.6020। अब यहाँ पे आप इजीली निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ, ये था आपके पास 1.05 माइनस, अब देखो 0.0591, ये तो इजी है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 2 4, उसके बाद ये 19 बन गया, 2 9 18, उसके बाद 11, 2 5 10, तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा, इसको आप लिखेंगे -0.02955 आ जाएगा। और उसके बाद लॉग ऑफ लॉग तो हमने पूरा सॉल्व किया, बस उसके बाद ये लिखेंगे आप इनटू, है ना, तो इसको लिखो आप 1.05 माइनस 0.02955 और इनटू आप क्या करेंगे इसको, दैट्स 4.6020। जब इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4.6020 इंटू दिस मच, तो ये आ जाएगा, पहले लिखो इसको 1.05 माइनस ये आ जाएगा 0.13598, तो उसके बाद जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.914। तो ये होगा EMF ऑफ द सेल। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो डिफरेंट होगा, पर वैल्यूज़ डिफरेंट होंगे, बाकी तो ऐसे ही निकालना है आपको EMF। तो नर्नेस्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको E ऑफ द सेल निकालना आना चाहिए। नर्नेस्ट इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा यहाँ पे और इसकी एप्लीकेशन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टिविटी, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है ये हमें बता रहा है कि डाइल्यूशन से क्या इफेक्ट होगा कंडक्टेंस पे। तो फर्स्ट आप लिखेंगे कंडक्टेंस, जिसको हम सी से दिखाते हैं, तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, कंडक्टेंस इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन, ये आप याद रखेंगे। डाइल्यूशन से कंडक्टेंस इंक्रीज होता है, क्यों? क्योंकि ज़्यादा आयन्स बनते हैं। सो एज मोर आयन्स आर फॉर्मड, मोर आयन्स आर फॉर्मड, आयन्स ज़्यादा बनेंगे तो डेफिनेटली क्या होगी, कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ये तो सिंपल है। अब बता दो यहाँ पे नेक्स्ट है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको कॉपर से दिखाया जाता है, ये डिक्रीज होता है, इसको याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन, ये डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज होता है, ठीक है। अब ये डिक्रीज क्यों होता है, इसके आगे रीज़न लिखेंगे, एज नंबर ऑफ आयन्स जो है, नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट, क्योंकि ये स्पेसिफिक है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सो दैट मीन्स नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट पर सेंटीमीटर क्यूब जो है, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ऑफ सोल्यूशन वो डिक्रीज होता है। तो दैट इज़ वाई ये डिक्रीज होता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे। दैट कंडक्टेंस जो है वो तो इंक्रीज होता है क्योंकि ज़्यादा आयन्स बनेंगे डाइल्यूशन से, पर यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जो स्पेसिफिक का मतलब ही है ये आप निकालते हैं एक स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना यहाँ पे हमने लिया, ओके लेट्स से 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया, ये एरिया है आपके पास इतना, लेट्स से 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसके बाद इस एरिया के अंदर क्या होगा, जब आप डाइल्यूशन करेंगे तो आयन्स तो मिलेंगे ज़्यादा, पर इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आयन्स कम हो जाएंगे, क्योंकि डाइल्यूशन से आयन्स दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है ना, वो फैल जाएंगे पूरे वॉल्यूम के अंदर। पर आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकाल रहे हैं, स्पेसिफिक का मतलब है पर्टिकुलर एरिया के अंदर, पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर, तो वो है आपका पर सेंटीमीटर क्यूब। सो नंबर ऑफ आयन्स जो है प्रेजेंट इन पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन वो डिक्रीज होता है, तो दैट्स वाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी डिक्रीज होगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट याद रखेंगे, नेक्स्ट इज द मोलर कंडक्टिविटी। बता दो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, या किसी वक्त इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको पूछा जाएगा। तो ये दोनों जो है इंक्रीज होते हैं डाइल्यूशन के साथ, इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन। जैसे आपने याद रखा कंडक्टेंस इंक्रीज होता है डाइल्यूशन के साथ, वैसे आप याद रखेंगे मोलर कंडक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज होती है डाइल्यूशन के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, हाँ, चाहे अगर आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या चाहे आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो दोनों में मोलर कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है।
अब देख लेते हैं इसको, ग्राफिकली भी आप याद रख सकते हैं, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट रहेगा तभी मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ। देखो अगर हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस द कंसंट्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ सी, ये एक्चुअली डेबेहकल ने इक्वेशन दी थी, वो आगे देखेंगे हम। तो देखो यहाँ पे अगर आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी भी कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इट इज़ दैट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl। चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तब भी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको कुछ ऐसे करो मिलता है, लेट्स से एसिटिक एसिड आपके पास है, तो दोनों में आपको क्या देखने को मिल रहा है। देखो जब आप जा रहे हैं यहाँ से इनिशियल 0 पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट, कंसंट्रेशन यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, अगर वापस आएंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज। जो है कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो कंडक्टिविटी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट में, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी इंक्रीज होता है। अब दोनों में डिफरेंट रीज़न है, उसको आप याद रखेंगे। देखो अगर आपके पास है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट्स योर KCl, तो इसमें कंडक्टिविटी जो है मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m वो इंक्रीज़ होता है। किसकी वजह से इंक्रीज़ होता है, इसका रीज़न याद रखेंगे, डाइल्यूशन की वजह से यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। पर रीज़न क्या है, रीज़न ये है क्योंकि इंटर आयोनिक इंट्रैक्शन वो डिक्रीज़ होते हैं। आप लिखेंगे इसको, ड्यू टू डिक्रीज़ इन इंटर आयोनिक अट्रैक्शंस, या जो फोर्सेस है आयोन्स के दरमियान, इंटर आयोनिक अट्रैक्शंस, ठीक है, या इंट्रैक्शंस, इसको आप नोट डाउन करेंगे। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, देखो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इनके दरमियान डेफिनेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जब आप डाइल्यूशन करते हैं तो ये इंटर आयोनिक अट्रैक्शन डिक्रीज होता है ड्यू टू डिक्रीज इन इंटर आयोनिक अट्रैक्शंस और इंट्रैक्शंस और फोर्सेस। तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज, क्योंकि जितने आयोन्स फ्री होंगे तो मोबिलिटी बढ़ जाएगी, आयोनिक मोबिलिटी ज़्यादा होगी तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। पर वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, जैसे एसिटिक एसिड है उसमें डिफरेंट रीज़न लिखेंगे आप, उसमें ऐसा होता है वीक का मतलब ही है कि ये पार्शियली डिसोसिएट होता है। पर जब आप डाइल्यूट इसको करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्यों, बिकॉज डाइल्यूशन जो है हेल्प्स इन डिसोसिएशन। तो यहाँ पे रीज़न डिफरेंट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप लिखेंगे दैट यहाँ पे क्या होता है, द डाइल्यूशन जो है, डाइल्यूशन हेल्प्स इन डिसोसिएशन, ये मदद करता है और इसको डिसोसिएट होने में, हेल्प्स इन डिसोसिएशन, इसको आप लिखेंगे हेल्प्स इन डिसोसिएशन। मतलब आपका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो और ज़्यादा डिसोसिएट होगा डाइल्यूशन से। पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलरेडी कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ था, फिर क्या हुआ, बस वहाँ पे इंटर आयोनिक अट्रैक्शंस जो है वो कम होते हैं, ठीक है, डिक्रीज़ होते हैं डाइल्यूशन की वजह से। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे। तो इसके साथ ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज़ विच इज़ बेटर गैल्वेनाइजेशन और टिनिंग एंड वाई। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये आप पढ़ते हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स जो है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, जैसे टार्निशिंग ऑफ सिल्वर है, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन और टिनिंग जो है आपने पढ़ा होगा, है ना। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जब आप आयरन लेते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर कोटिंग करते हैं, किसकी, इसके ऊपर आपने कोटिंग की, किसकी, जिंक की। तो जब आप जिंक की कोटिंग करते हैं तो उस वक्त इसको बताएंगे गैल्वेनाइजेशन। अब नेक्स्ट बता दो, नेक्स्ट अगर आपके पास यही आयरन है और इसके ऊपर आपने कोटिंग की, किसकी, टिन की, टिन का सिंबल SN होता है, स्टैनम, राइट। तो इसको टिनिंग कहा जाएगा। तो ये है यहाँ पे, इसको लिखेंगे आप टिनिंग एंड दिस वन इज़ योर गैल्वेनाइजेशन। अब इम्पॉर्टेंट ये है, आपको बताया जा रहा है कि विच इज़ बेटर, ज़्यादा अच्छा कौन सा है। तो आप जल्दी से बता देते हैं टिनिंग ज़्यादा बेटर होगा, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों, आप सोचते हैं कि देखो टिन जो है लेस रिएक्टिव है, जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है ना, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, टिन लेस रिएक्टिव है, टिन लेस रिएक्टिव है, ये तो है लेस रिएक्टिव, वो तो अच्छी बात है, आपको याद है दैट टिन जो है इट इज़ लेस रिएक्टिव, फिर तो यही ज़्यादा इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, है ना, बचाना चाहिए। तो ये कैसे बेटर है फिर गैल्वेनाइजेशन। तो पहले आप लिखो इसको दैट गैल्वेनाइजेशन जो है, गैल्वेनाइजेशन इज़ बेटर दैन टिनिंग। अब रीज़न बताएंगे क्यों गैल्वेनाइजेशन इज़ बेटर दैन टिनिंग, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो क्यों यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन बेटर है। अब देखो ठीक है, टिन की कोटिंग आपने करवाई आयरन के ऊपर, ठीक है, टिन लेस रिएक्टिव है, इसको प्रोटेक्ट करेगा। अब बताओ अगर इसके अंदर यहाँ पे स्क्रैच आ गए, स्क्रैच का मतलब है, ठीक है, टिन जो है यहाँ से स्क्रैच आ गए और किसी वजह से ये उठ गया टिन यहाँ से, और यहाँ पे भी स्क्रैच आ गया, ठीक है, ठीक है, जिंक नहीं रहा अब यहाँ पे, और यहाँ पे टिन नहीं रहा। तो अब आयरन जो है ये एक्सपोज हो गया, यहाँ पे भी आयरन आपका क्या हो गया, एक्सपोज हो गया। अब बताओ, अब यहाँ पे होगा कंपटीशन।
कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कंपटीशन होगा यहाँ पे आप दो मेटल्स के दरमियान, जैसे आप आगे इलेक्ट्रोलिसिस में भी देखेंगे कंपटीशन होता है आयॉन्स में, किसकी ऑक्सीडेशन होगी किसकी रिडक्शन होगी। बता दो यहाँ पे आपके पास आयरन है और यहाँ पे आपके पास जिंक, आयरन एंड जिंक है यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन में। आयरन की यहाँ पे कोरोजन होगी या जिंक की, कंपटीशन होगा ना, तो जिंक आपका ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसकी होगी कोरोजन, पहले तो यही अब कोरोड होगा कंपटीशन में, ठीक है। तो जब ये कोरोड होगा तो तब तक आपका आयरन जो है बहुत देर तक ये बचता है, ठीक है, ये बच जाएगा कोरोजन से। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे जब कंपटीशन लगेगा किस किस के दरमियान, आयरन और टिन के दरमियान, तो मुझे बताओ टिन तो लेस रिएक्टिव है, आयरन तो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो पहले यही कोरोड होगा, इसका कोरोजन जल्दी होगा एज कम्पेयर टू टिन। तो यहाँ पे दैट्स वाई गैल्वेनाइजेशन इज़ बेटर देन टिनिंग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसी में हम ये भी रिवाइज़ करेंगे कि ये जो आपका कोरोजन ऑफ मेटल है इसको कैसे प्रमोट किया जाता है और उसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है। देखो प्रमोशन किसकी वजह से होगा, कहाँ कहाँ पे कोरोजन फास्ट होगा, तो डेफिनेटली कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपके पास रफ सरफेस होगी, अगर कहीं पे रफ सरफेस है तो फास्ट होगा। अगर कहीं पे इलेक्ट्रोलाइट इन प्रेजेंस ऑफ फॉर एग्जांपल NaCl सॉल्ट है तो ये तो एक्ट करता है एज इलेक्ट्रोलाइट, तो इसके प्रेजेंस में कोरोजन फास्ट होता है। तो जहाँ पे भी मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे कोरोजन प्रमोट होगा, ज़्यादा होगा। तो जहाँ पे भी है ना एटमॉस्फेरिक गैसेज है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड है, जहाँ पे भी ये गैसेज होंगे, वाटर वेपर है, जितना भी मॉइस्चर है, तो वहाँ पे कोरोजन फास्ट होता है, ठीक है। तो ये तो प्रमोट करेंगे कोरोजन को, हमें तो बताना है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट होता है, कैसे हम इस कोरोजन ऑफ मेटल को बचाएंगे, क्योंकि बहुत सारा आयरन जो है वो डिस्ट्रॉय होता है कोरोजन की वजह से, बहुत सारे मेटल्स ख़राब होते हैं। तो प्रिवेंशन में जैसे ये जो आपने देखा गैल्वेनाइजेशन एंड टिनिंग, इसको कहा जाता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, मतलब एक मेटल अपने आप को सैक्रिफाइस करता है और दूसरे को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा होता है बैरियर प्रोटेक्शन, है ना। बैरियर प्रोटेक्शन में क्या आ जाएगा, जैसे आपके पास है आप ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, ठीक है, पेंट करते हैं, तो उससे आप बचा सकते हैं, ठीक है, या कोई भी इनर्ट मेटल होगा उसकी कोटिंग चढ़ाएंगे। तो ऐसे हम सिमिलरली एक और होता है दैट इज़ द कैथोडिक प्रोटेक्शन, उसमें क्या किया जाता है, जैसे आपके पास आयरन है, आयरन को बचाना, आयरन की पाइप है, ठीक है, लेट्स से ये आयरन की पाइप है, ये इससे हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये अंडरग्राउंड है, अर्थ के नीचे है, तो इसको सिंपली वायर के साथ कनेक्ट किया जाता है मैग्नीशियम के साथ। बताओ क्या होगा, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है और इसकी ऑक्सीडेशन होगी अब, है ना। मैंने आपको ये बताया जो मेटल डाउन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में उसकी ऑक्सीडेशन होती है, आयरन ऊपर है अब, तो इसकी क्या होगी, रिडक्शन। तो जब रिडक्शन होगी तो ये प्रोटेक्ट होगा, इसका कोरोजन नहीं होगा। कोरोजन कब होता है, जब पहले मेटल की यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अब जब कोरोजन होता है, जैसे बेस्ट एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, तो ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, इज़ इट ऑक्सीडेशन, इज़ इट रिडक्शन और इज़ इट ए रेडॉक्स रिएक्शन। तो सभी याद रखेंगे दैट रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है दैट इज़ ए रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें ऑक्सीडेशन ही नहीं होता है, रिडक्शन ही नहीं होता है, बल्कि दोनों होते हैं, तो रेडॉक्स रिएक्शन है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाती है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे दैट रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, रस्ट यू ऑलरेडी नो किस, दैट इज़ Fe2O3 इंटू X टाइम्स वाटर, है ना। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को कहा जाता है रस्ट, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, सिंपल है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है दैट इज़ डिपिक्ट गैल्वानिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, है ना। इसको दिखाना है हमें इस गैल्वानिक सेल को। जिंक, देखो जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, दैट मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, और सिल्वर जो है इसकी यहाँ पे क्या हो गई, रिडक्शन हो गई, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब यहाँ पे आपको बताना है कि दैट किस कौन सा इलेक्ट्रोड आपका नेगेटिवली चार्ज है, मतलब किस पे ऑक्सीडेशन हुई है। डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट कहाँ पे फ्लो होगा, किस डायरेक्शन में, और रिएक्शन बतानी है एट ईच इलेक्ट्रोड, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, इसको आप लिखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, पहले इसको यहाँ पे रब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें मैंने बताया आपको जिंक जो है उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो देख लो कैसे हम बनाते हैं, जब भी आपके पास सेल होगी जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे 2 हाफ सेल्स हम लेते हैं, ठीक है, तभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनती है। तो मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे साल्ट ब्रिज होता है, यू ऑलरेडी नो दैट, है ना, साल्ट ब्रिज वो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। अब देखो जिंक है और आपके पास सिल्वर है, तो ये है आपके पास जिंक की रॉड, और आपने देखा ये जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब इसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो बता दो मुझे, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो आपका क्या होता है, एनोड होता है, तो जिंक आपका यहाँ पे एनोड है। ये हमने कैसे याद रखा है, मैंने आपको टर्म बताई थी, लॉन्ग टर्म, इसको याद रखेंगे।
L स्टैंड्स फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस होगा दैट मीन्स क्या हुई, ऑक्सीडेशन। O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, और जो आपका जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा जिस इलेक्ट्रोड पे, वो आपका कौन सा होता है, एनोड होता है, और जो आपका एनोड होता है वो कौन सा पोल होता है, नेगेटिव पोल। तो ये आप याद रखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका नेगेटिव पोल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सिल्वर है Ag, इस पर डेफिनेटली क्या होगी, रिडक्शन होगी, जिस पे रिडक्शन होगी वो आपका कैथोड होता है, और जो आपका कैथोड होगा वो आपका होगा पॉजिटिव पोल, ठीक है। अब देखो ये कनेक्ट किए जाते हैं द मेटेलिक वायर्स, मेटेलिक वायर से इसको कनेक्ट किया जाता है गैल्वेनोमीटर के साथ। ये यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, अब यहाँ पे आपको बताना है, एक आपको बताना था कि यहाँ पे कौन सा नेगेटिव पोल है। तो पहले पार्ट का जो आंसर रहेगा दैट इज जिंक, जिंक एक्ट्स एज योर नेगेटिव पोल। दूसरा आपका था क्या, हाँ दूसरा जो आपको दिया गया था यहाँ पे दैट इज़ आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ करंट। अच्छा ये कैसे पता चलेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट ये अपोजिट होता है टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बता दो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से फ्लो होते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फ्लो होंगे फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स द कैथोड, यहाँ पे इसमें, है ना, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से फ्लो होंगे, फ्रॉम दिस एनोड टुवर्ड्स दिस कैथोड, क्योंकि जिंक पे हो गई ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, हाँ आप लिखो पहले दैट इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स दे विल फ्लो फ्रॉम जिंक टुवर्ड्स द सिल्वर। अब आपको ये नहीं बताना, आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। करंट जो है आप दिखाएंगे, आई से दिखाया जाता है करंट। तो करंट जो है आप लिखो यहाँ पे, करंट जो है, करंट का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी फ्रॉम सिल्वर टुवर्ड्स द जिंक। इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये पता कैसे चलता है, ये पता आपको चलेगा इससे, गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाता है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ऐसे दिखाएगा दैट मीन्स टुवर्ड्स जिंक। तो इसका मतलब है करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है फ्रॉम सिल्वर टुवर्ड्स द जिंक। यहाँ पे ये एक्चुअली जीरो रीडिंग होती है ना, सेंटर में। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 गैल्वेनोमीटर में रीडिंग लगी होती है, और यहाँ पे -1 -2। तो डिफ्लेक्शन ऐसे है टुवर्ड्स लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट मीन्स टुवर्ड्स जिंक। तो हमेशा करंट यहाँ पे फ्लो होगा सिल्वर टू जिंक इस सेल के अंदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तीसरा आपको बताया गया था रिएक्शंस आपको दिखाने हैं। तो बता दो एनोड जिंक है, तो क्या हुआ वहाँ पे, जिंक टू पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए। तो कैथोड पे भी बता दो, कैथोड आपका Ag पॉजिटिव है, सिल्वर नाइट्रेट होगा। यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होगा, सिल्वर रॉड आपने डिप की, सिल्वर नाइट्रेट, इसी के सॉल्ट में डिप किया जाता है। जैसे जिंक है तो किस में डिप करेंगे इसको, जिंक सल्फेट में, इसी के इलेक्ट्रोलाइट में। तो यहाँ पे सिल्वर आयन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बन जाएगा सिल्वर, ठीक है। तो ये है रिडक्शन। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने लॉस होंगे ऑक्सीडेशन में उतने गेन भी होने चाहिए रिडक्शन में। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप दिखाएंगे, तो ये ट्वाइस, ठीक है। इसको आप ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। तो ये था, आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को याद रखेंगे। ये हर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए एप्लीकेबल है दैट जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका एनोड है, ऑक्सीडेशन वहाँ पे हुई और वो आपका एनोड होगा, और एनोड आपका नेगेटिव पोल होता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है आप याद रखेंगे, इट इज़ अपोजिट टू दैट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फ्यूल सेल, है ना, टाइप्स ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के लिए। तो पहले यहाँ पे मैं इसको रब करूँगा। तो देख लो हमारे पास 3 तरह के सेल्स होते हैं या बैटरीज होती हैं। नंबर फर्स्ट जो है दैट इज़ द प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनको एक बार हमने यूज़ किया फिर इनको फेंक दिया जाता है, मतलब एक बार कंप्लीट होती है रेडॉक्स रिएक्शन, इनको रिचार्ज हम नहीं कर सकते हैं। सो दे आर नॉन रिचार्जेबल सेल्स, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्या है, इसमें आपको एग्जांपल देनी है, तो डेफिनेटली आपके पास है ड्राई सेल, ठीक है, ड्राई सेल एंड मर्करी सेल। ड्राई सेल एंड मर्करी सेल जो है दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल। उसके बाद आपके पास है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल जो है उसमें आप एग्जांपल याद रखेंगे, जैसे आपके पास है लेड स्टोरेज बैटरी, जिसको आप लेड एक्यूमुलेटर भी कहते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी। और सिमिलरली आपके पास इसमें आ जाता है निकल कैडमियम बैटरी, है ना, निकल कैडमियम बैटरी। और सिमिलरली इसमें आप याद रख सकते हैं लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, ठीक है। तो ये आपके रहेंगे सेकेंडरी सेल्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास है थर्ड दैट इज़ कॉल्ड द फ्यूल सेल। फ्यूल सेल में आप एग्जाम्पल जो है, जो इसके बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज़ द हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। और दूसरी जो इसमें आप याद रखेंगे दैट इज़ द, कोई भी हाइड्रोजन के बदले आप कोई भी हाइड्रोकार्बन लिख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन, जैसे ईथेन, जैसे मिथेनॉल, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो ये होती है फ्यूल सेल।
ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या क्या है, देखो सेकेंडरी सेल ऐसी सेल होती है जो रिचार्जेबल होती है, इसको आप रिचार्ज कर सकते हैं। सेल जो ही डेड हो गई इसको आप रिचार्ज कर सकते हैं बाय पासिंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी, राइट। फ्यूल सेल एक ऐसी सेल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा फ्यूल सेल, इसकी एप्लीकेशन और इसकी लिमिटेशन। फ्यूल सेल एक ऐसी सेल है जो फ्यूल पे काम करता है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस एक्ट्स एज ए फ्यूल, हाइड्रोकार्बन एक्ट्स एज ए फ्यूल, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे जब तक आप फ्यूल सप्लाई करते हैं तो ये सेल जो है काम करेगी तब तक, तो दैट मीन्स ये सेल कभी डेड नहीं होती है जब तक आप फ्यूल इसको दे रहे हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूसली ये वर्क करती है ये सेल, ठीक है। और इको ग्रीन है, यहाँ पे आप याद रखेंगे कोई भी पोल्यूटेंट यहाँ पे रिलीज नहीं होता है। तो फ्यूल सेल्स की एडवांटेज क्या है आप इसको याद रखेंगे। एडवांटेज ये है दैट ये इको ग्रीन होती है, ठीक है, कोई पोल्यूशन काज नहीं करती है। नंबर सेकंड मैंने बता दिया दैट ये कंटिन्यूसली वर्क करेंगे, वर्क्स कंटिन्यूसली, इसको आप याद रखें जब तक आप फ्यूल देंगे। और तीसरा ये होता है इनकी एफिशिएंसी जो होती है, एफिशिएंसी नीटा से दिखाया जाता है, 60 to 70% होता है। और ये कैसे निकाला जाता है किसी वक्त पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100, ऐसे आप निकालते हैं द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल। डेल्टा जी दैट इज़ द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी, ये आपको दिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आप याद रखेंगे यहाँ पे लिमिटेशन, इस फ्यूल सेल की क्या लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है, ठीक है, इको ग्रीन है, यहाँ पे कंटिन्यूसली ये फंक्शन करती है, पर लिमिटेशन ये है कि जो यहाँ पे आप इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं, है ना, ग्रेफाइट रॉड, उसके अंदर होते हैं प्लैटिनम, पैलेडियम, ये होते हैं आपके यहाँ पे क्या, ये होते हैं आपके यहाँ पे कैटलिस्ट्स, और ये बहुत ही हाईली कॉस्टली है, तो दैट्स वाई लिमिटेशन है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे गैस, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस है, इनको स्टोर करना, ठीक है, इनको हैंडल करना ये डिफ़िकल्ट है यहाँ पे, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। लिमिटेशंस में इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे याद रख सकते हैं ये जो फ्यूल सेल है, ये जो फ्यूल सेल है यहाँ पे एक्चुअली जो आप इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं दैट इज़ द अल्कली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या आप ले सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कोरोड करता है इन इलेक्ट्रोड्स को, तो ये रहेंगे लिमिटेशंस। अब देखो इन फ्यूल सेल्स में आप कैसे याद रखेंगे किस में क्या होता है, आपको याद रखना होता है एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट आपका कौन सा है, और फिर रिएक्शंस। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे लेट्स स्टार्ट विद द प्राइमरी सेल्स, ठीक है। तो आपके पास जो पहली प्राइमरी सेल है दैट इज़ द ड्राई सेल, तो ड्राई सेल में आप याद रखेंगे जो आपका यहाँ पे एनोड होता है वो होता है सिंपली, जो आपका कैथोड होता है दैट इज़ ग्रेफाइट रॉड, और जो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट आपका यहाँ पे क्या होता है, जिंक क्लोराइड होता है और अमोनियम क्लोराइड होता है। इसको आप नोट डाउन करेंगे और याद रखेंगे इनको, तभी आप कोई भी सेल फिर खुद बना सकते हैं और रिएक्शन भी आप दिखा सकते हैं। सिंपल रिएक्शंस हैं, मैंने ऑलरेडी रिएक्शंस आपको क्लास में दिखाई है। नेक्स्ट बता दूं मरकरी सेल जिसको बटन सेल भी कहा जाता है, तो इसमें आपका क्या होता है, वही सेम जिंक की वेसल जो है दैट एक्ट्स एज योर एनोड, और ग्रेफाइट रॉड जो यहाँ पे है वो आपका कैथोड होगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट आपका होता है दैट इज़ द मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और इसके साथ होता है अल्कली बेस KOH, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लेड एक्यूमुलेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकेंडरी स्टोरेज सेल है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें आप याद रखेंगे आपका यहाँ पे लेड ही क्या होता है, PB जिसको प्लम्बम हम कहते हैं, लेड कंटेनिंग स्पॉन्जी लेड दैट विल एक्ट एज योर एनोड, और आपका कैथोड भी यहाँ पे लेड ही होता है, पर उसके साथ क्या होता है, लेड डाइऑक्साइड होता है, PbO2, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है दैट इज़ द सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, है ना, 38% लिया जाता है, इसको आप याद रखेंगे। और फिर कौन सी रिएक्शंस होती है रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान, वो या आप याद रखेंगे, ऑलरेडी मैंने क्लास में बताया है, वो इजी है, आप याद रख सकते हैं। निकल कैडमियम बैटरी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसमें क्या होता है आपका जो कैडमियम है इट विल एक्ट एज योर एनोड, कैडमियम विल एक्ट एज योर एनोड, एंड निकल जो है इट विल एक्ट एज योर कैथोड, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद फ्यूल सेल, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मैंने बताया, यहाँ पे ग्रेफाइट रॉड ली जाती है, यहाँ पे भी होगा ग्रेफाइट रॉड, और यहाँ पे भी जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई किया जाता है और जहाँ से हाइड्रोजन। अब कौन एक्ट करेगा एज योर एनोड एंड कौन एक्ट करेगा एज योर कैथोड, तो हाइड्रोजन गैस जहाँ से सप्लाई किया जाता है वो आपका इलेक्ट्रोड जो है उस साइड एक्ट करेगा एज योर एनोड, और ऑक्सीजन जो है वो एक्ट करेगा एज योर कैथोड, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, दैट इज राइट द नर्नेस्ट इक्वेशन, राइट, एंड कैलकुलेट EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। देखो इसके लिए आपको नर्नेस्ट इक्वेशन लिखनी है और EMF निकालना है, ये तो अब आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, यहाँ पे देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप वही याद रखेंगे, टेम्परेचर 298 केल्विन यहाँ पे, ठीक है, इसी को लेंगे आप, यूजुअली स्टैंडर्ड टेम्परेचर यही होता है 298 केल्विन, और यहाँ पे आपको दिया जाता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो ई स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का, और
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैग्नीशियम का ये भी आपको दिया जाता है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। जैसे कॉपर का आपको दिया गया है 0.30 वोल्ट, ठीक है, और मैग्नीशियम का जो है इसका भी आपको दिया गया है दैट इज़ -2.37 वोल्ट। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखो हमें क्या निकालना है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल लिखनी है यहाँ पे सेल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, सेल रिएक्शन। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, डेफिनेटली आपके पास मैग्नीशियम और कॉपर है, तो मैग्नीशियम जो है ज़्यादा रिएक्टिव, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो मैं इसको लिखूँगा ऐसे Mg + Cu2 पॉजिटिव, इट गिव्स यू Mg2 पॉजिटिव + Cu, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हुई, ठीक है, और कॉपर की रिडक्शन होगी डेफिनेटली। तो बता दो अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट इक्वेशन E ऑफ द सेल किसके बराबर होता है, E0 सेल, राइट। उसके बाद माइनस आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया है 298 केल्विन, तो आप लिखेंगे 0.0591 डिवाइडेड बाय n आपका कितना होगा, 2 होगा। उसके बाद बता दो लॉग ऑफ एनोड बाय कैथोड, एनोड आपका कौन सा है, दैट इज़ मैग्नीशियम यहाँ पे है ना, आप लिखेंगे Mg2 पॉजिटिव, इसकी मोलर कंसनट्रेशन डिवाइड इसको आप किससे करेंगे बाय द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव। मोलर कंसनट्रेशन को किससे दिखाया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट से यहाँ पे, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे जब आप अब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, बता दो मुझे E0 सेल कैसे निकालेंगे। ये तो आपको दिया गया नहीं है डायरेक्टली, पर इनडायरेक्टली दिया गया है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया E0 सेल जो है दैट इज़ E कैथोड, E0 कैथोड माइनस E एनोड। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बता दो E कैथोड माइनस E एनोड। E कैथोड जो है आपका कितना दिया गया है, कैथोड कौन सा है, ये वाला है। तो लिखो इसको डायरेक्ट अब वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 0.34 वोल्ट माइनस E0 एनोड, वो है आपका -2.37। देखो ये माइनस किसका है, वैल्यू, और ये फार्मूला का है, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है आपके पास -0.0591 डिवाइड बाई 2, इसको ऑलरेडी हमने डिवाइड किया था, है ना। कितना आ रहा है ये 0.0295 आ रहा है इसका वैल्यू। उसके बाद लॉग ऑफ, अब देखो यहाँ पे क्या है, Mg2 पॉजिटिव कितना है, इसकी कंसनट्रेशन कितनी दी गई है, Mg2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन यहाँ पे दी गई है, कितने हैं, दैट इज़ 0.001। इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 टू द पावर -3, है ना। और यहाँ पे ये कितना है 0.0001, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 टू द पावर -4। साइंटिफिक नंबर में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, ऑलरेडी मैंने सिखाया है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसको लॉग ऑफ 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाय 10 टू द पावर -4। तो ये 10 टू द पावर -4 ऊपर आ जाएगा तो +4 बन जाएगा, तो फिर ये कैंसिल होकर फाइनली बचेगा log 10। और log 10 कितना होता है, 1 होता है, बस यहाँ पे 1 ये आ गया इसका पूरा। तो जब इसको यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा, 2.71 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद -0.029, ये है 0.02955 इंटू log 10 1 होता है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.68 वोल्ट। तो ये होगा इस सेल का EMF। आप इसको याद रखेंगे और समझेंगे इसको, और इसको रिवाइज करेंगे बार बार, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 11। देखो द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन, ये आपको दिया गया है साइमन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेटेड मोलर कंडक्टिविटी, आपको मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे निकालनी है। तो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है ये। देखो आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा जो है दिया गया है, कितना दिया गया है 0.0248 साइमन, इसको लिखेंगे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, ये आपको दिया गया है। और आपको क्या दिया गया है, टेम्परेचर आपको दिया गया है दैट इज़ 298 केल्विन, ठीक है। और आपको दिया गया है कंडक्टेंस कितना दिया गया है 0.20 मोलर। अच्छा ये मोलरिटी है, मोलरिटी को आप कैसे लिख सकते हैं, है ना। मोलरिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। अब बताओ मोल पर लीटर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ मोल डिवाइडेड बाय लीटर, ठीक है। या इसको आप अब देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कितना मोल आपको दिया गया है 0.20 मोल है आपके पास डिवाइडेड बाय लीटर। लीटर को मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा सेंटीमीटर क्यूब में, तो यह है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे यहाँ पे बताओ जब इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। 0.20 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 10 टू द पावर -1, है ना। 0.2 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 10 टू द पावर -1। अब ये डिवाइड बाय 1000 इज़ 10 रेज़्ड पावर 3, जब ऊपर आ जाएगा तो क्या बनेगा
10⁻⁻3, ठीक है। ये सेंटीमीटर क्यूब था, ऊपर आ जाएगा तो पर सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे मोल था ऑलरेडी, तो ये आ जाएगा आपका 2 × 10⁻, व्हेन बेस आर सेम पावर शुड बी एडेड 10⁻⁻4 मोल सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका है क्या, मोलर कंसंट्रेशन C। नाउ यू इजीली नो दैट मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकाली जाती है, दैट इज K कापा अपॉन C। तो K आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, K आपका है हाँ 0.0248, इसको मैं लिख सकता हूँ 2.48, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 2.48, तब मैं लिखूँगा 10⁻⁻2 साइंटिफिक नंबर में कन्वर्ट किया। इसका यूनिट आपको दिया गया है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और इसको डिवाइड करेंगे C मोलर कंसंट्रेशन, वो हमने यहाँ पे निकाला, वो कितना आया 2 × 10⁻⁻4, और यहाँ पे ये क्या है मोल सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। तो एक एक यहाँ पे कैंसिल होगा, ठीक है। अब बता दो यहाँ पे ये 2 है, 2 1s are 2 2s are 2 4s are 10⁻⁻4 ऊपर आ जाएगा तो +4 बन जाएगा, तो फिर इसका फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1.24 यहाँ पे पॉइंट है ना, 1.24 × 10⁻2 वहाँ पे बचेगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, है ना। -4 था, 10⁻⁻4 ऊपर आ जाएगा तो +4, व्हेन बेस आर सेम पावर शुड बी एडेड, +4 - 2 +2 आ जाएगा। तो ये है, इसका यूनिट क्या आएगा साइमन। अब सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, ये -3 था, ऊपर आ जाएगा तो +3, अब एक एक कैंसिल हुआ था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा और पर मोल आ जाएगा। ये है इसका, ये ऑलरेडी हमने सीखा है यूनिट किसका होता है, मोलर कंडक्टिविटी का। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ 124, उसके बाद ये यूनिट आप लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये था 1.24, अब इसको डायरेक्ट आप लिखेंगे 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12, दैट इज हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cu2 पॉजिटिव, है ना, टू Cu एंड 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव। ये एक्चुअली फैराडेज लॉज जो है वहाँ से क्वेश्चन निकाला गया है, इम्पॉर्टेंट रहेंगे फैराडेज लॉज, वो भी आगे इसमें हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 12 है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पहले इसको रब करेंगे यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है। आपको क्या करना है, Cu2 पॉजिटिव है, इसको रिड्यूस करना है कॉपर में। कैसे कर सकते हैं, जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, एक एटम को डिपॉजिट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आपको लगेंगे, ठीक है। अब आपके पास 1 मोल है, 1 मोल मीन्स यहाँ पे 1 फैराडे चार्ज एक के लिए, पर यहाँ पे 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन आपको लगेंगे, तो 2 फैराडेज चार्ज आपको देना पड़ेगा, ठीक है, इसको डिपॉजिट करने के लिए। तो 2 फैराडे कितना होता है, 2 × फैराडे कॉन्स्टेंट, दैट इज 96,500 कूलम। तो इसको आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कितना आ रहा है, तो वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट है, दैट इज MnO4 नेगेटिव, जो दूसरा पार्ट इसका है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, Mn2 पॉजिटिव। इसके लिए आपको कितनी चार्ज देनी पड़ेगी, ठीक है। पहले निकालो यहाँ पे, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज। जब आप निकालेंगे, है ना, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ जाएगा, ये आप खुद निकाल सकते हैं, इजी है, ऑलरेडी सीखा आपने। और यहाँ पे जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और यहाँ पे +7। तो +7 को +2 में कन्वर्ट करना है, कैसे हो सकता है ये, जब आप 5 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो 1 मोल के लिए फिर आपको 5 फैराडे चार्ज लगेगा। तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 × फैराडे कांस्टेंट, दैट इज हियर 96,500। इसको आप मल्टीप्लाई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर कितना आ जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। So now let's see question number 13. Question number 13 is very important. It is based on the electrolysis, right? So आपको बताना है predict the product of electrolysis of each of the following. एक आपके पास है aqueous solution AgNO3 का, right? By using silver electrode, it's attackable electrode, it's very important. Another is aqueous solution of AgNO3 using platinum electrode, which is inert. और उसके बाद है आपके पास aqueous solution of H2SO4, और यहाँ पे भी है inert electrode. देन aqueous solution of NaCl, है ना, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे, वो आपको बताना होता है। और यहाँ पे भी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड दिया गया है। सो लेट अस सी वन बाय वन हियर। तो पहला जो आपके पास है, दैट इज एक्चुअली योर aqueous solution of AgNO3। तो दैट मीन्स एक आपको मिलेगा AgNO3 से Ag पॉजिटिव, है ना, और aqueous है तो दैट मीन्स डेफिनेटली वहाँ पे आपके पास है H पॉजिटिव। तो ये किसकी तरफ जाएंगे, डेफिनेटली दे विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड, बिकॉज कैथोड आपका क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव पोल होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैथोड इज़ योर नेगेटिव पोल, इसको याद रखेंगे।
अब आपके पास है NO3 नेगेटिव आयन, नाइट्रेट आयन, ठीक है ना, और आपके पास है OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, जो वाटर से आएगा, एक्वस मीडियम है। तो ये जाएंगे टुवर्ड्स एनोड। एनोड आपका यहाँ पे क्या रहेगा, दैट विल बी योर पॉजिटिव पोल। तो बता दो कैथोड पे रिडक्शन होगा, पर इंपॉर्टेंट है रिडक्शन किसका होगा, राइट। और सिमिलरली एनोड जो आपका होता है यहाँ पे होती है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसकी होगी, तो यहाँ पे कंपटीशन होता है, राइट। तो आपको याद रखना है, देखो यहाँ पे Ag पॉजिटिव और H पॉजिटिव। तो आप याद रखेंगे दैट एट कैथोड रिडक्शन जो आपकी यहाँ पे होगी दैट विल बी दैट ऑफ Ag पॉजिटिव आयन। तो ये कैसे याद रखेंगे, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इससे पहले मैंने बता दी उसको अच्छे से आप नोट डाउन करेंगे और याद रखेंगे, ठीक है। तो जो मेटल या आयन एबो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो वो चाहेगा, उसकी टेंडेंसी होगी टू अंडरगो रिडक्शन वेरी फास्ट, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, मतलब पहले यही डिस्चार्ज होगा। तो कौन सा होगा यहाँ पे, Ag पॉजिटिव होगा डेफिनेटली। तो इसकी रिडक्शन होगी, रिडक्शन मीन्स गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या बनाएगा ये बनाएगा सिल्वर सॉलिड, ये डिपॉजिट होगा। सो सिल्वर गेट्स डिपॉजिटेड एट कैथोड। नाउ व्हाट विल हैपन एट एनोड। देखो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे आपके पास है सिल्वर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलिसिस आप करवा रहे हैं यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड, दैट इज अटैकेबल इलेक्ट्रोड। तो एक तो है ही आपके पास NO3 नेगेटिव आयन, है ना, नाइट्रेट आयन, और उसके अलावा आपके पास है हाइड्रोक्साइड आयन। पर यहाँ पे आपके पास अब सिल्वर रॉड भी है ना, इलेक्ट्रोड भी है। तो यहाँ पे इन तीनों में से इसकी यहाँ पे होगी ऑक्सीडेशन, बिकॉज इट इज़ अटैकेबल इलेक्ट्रोड। सो अमंग दीज थ्री डिस्चार्ज पोटेंशियल यहाँ पे इसका कम है सिल्वर का, तो इसी की यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी प्रेफरेंस में। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट विल जस्ट लूज वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इट विल फॉर्म Ag पॉजिटिव। तो दैट मीन्स अब यहाँ पे फाइनली क्या हुआ, कैथोड पे सिल्वर डिपॉजिट हो गया एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सिल्वर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू Ag पॉजिटिव आयन्स बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो ये था जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं एक्वस सिल्वर नाइट्रेट की, और सिल्वर इलेक्ट्रोड होगा अटैकेबल इलेक्ट्रोड। अब दूसरा पार्ट जो है क्वेश्चन का वो है यही एक्वस AgNO3 है, पर अब है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, है ना, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड दैट इज इनर्ट। तो जब इनर्ट होगा तब कैथोड पे तो यही होगा, दैट मीन्स सिल्वर विल गेट डिपॉजिटेड। बट व्हाट विल हैपन एट एनोड, एट एनोड अब आपके पास जो इलेक्ट्रोड यहाँ पे है वो है इनर्ट, नॉन अटैकेबल। तो दैट मीन्स अब ये दो आयन्स हैं यहाँ पे, दैट मीन्स एक है आपके पास नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव, और दूसरा जो आपके पास है दैट इज़ द हाइड्रोक्साइड आयन। तो इन दो आयन्स में से किसकी ज़्यादा टेंडेंसी होती है ऑक्सीडेशन होने की, उसी की ऑक्सीडेशन होगी, या हम कह सकते हैं जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। तो यहाँ पे एक सीरीज़ में आपको बताऊँगा, उसको आप सभी याद रखेंगे। जैसे आपके पास है सल्फेट, है ना, इससे ज़्यादा जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो होता है नाइट्रेट आयन का, और उसके बाद आप याद रखेंगे हाइड्रोक्साइड आयन दैट इज़ OH नेगेटिव, और उसके बाद आपके पास होता है क्लोराइड आयन, और उसके बाद ब्रोमाइड आयन, ठीक है ना, और उसके बाद हाइड्राइड आयन। तो ये रहेगा ऑर्डर टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, मतलब जब कंपटीशन होगा प्रेफरेंस, ऐसे आप इस ऑर्डर को याद रखेंगे, ये ऑर्डर जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देख लो यहाँ पे आपके पास नाइट्रेट है यहाँ पे दिस वन, एंड आपके पास है हाइड्रोक्साइड। तो डेफिनेटली किसकी ऑक्सीडेशन होगी, हाइड्रोक्साइड आयन के OH नेगेटिव की। तो बता दो जब इसकी ऑक्सीडेशन यहाँ पे होगी तो क्या बनाएगा ये, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देख लो जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ये बनेगा पहले OH अनस्टेबल होता है, तो 4 OH मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर बनाएंगे यहाँ पे वाटर, और ऑक्सीजन गैस यहाँ पे लिबरेट होगा। तो अब आप क्या याद रखेंगे, दैट व्हेन यू डू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस AgNO3 बाय यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, देन व्हाट हैपेंस, सिल्वर गेट्स डिपॉजिटेड एट कैथोड, ये तो सेम रहेगा, पर एनोड पे चेंज आ जाएगा। एनोड पे ऑक्सीजन गैस जो है वो लिबरेट होगा, एट एनोड ऑक्सीजन गैस गेट इज लिबरेटेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट जो आपके पास दिया गया है, दैट इज एक्चुअली थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। वो है कि आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना है किसका, थर्ड पार्ट जो आपका था दैट वाज यू हैव टू डू यस डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये तो ईजी है ना, अगर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है तो क्या देगा, एक देगा H पॉजिटिव ट्वाइस, और मिलेगा आपको सल्फेट आयन दैट इज SO4 नेगेटिव, और यहाँ पे ये डाइल्यूटेड है, डाइल्यूटेड मीन्स वाटर भी है, एक्वस मीडियम में है, तो वाटर से आ जाएगा H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन्स। तो अब तो यहाँ पे इजी है, देखो ये कैटायन जो आपका है ये कहाँ पे जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे, कैथोड पे रिडक्शन होगा, तो यहाँ पे एक ही तरह का आयन है आपके पास दैट इज H पॉजिटिव आयन। तो इसकी जब रिडक्शन होगी कैन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बनाएगा हाइड्रोजन एटम, प्राइमरी चेंज है, सेकेंडरी चेंज पे फिर बनेगा हाइड्रोजन गैस। इसको मैं अब डायरेक्टली दिखाऊंगा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड
ट्वाइस H पॉजिटिव। अब बता दो एट एनोड क्या होगा। एनोड जो है, एनोड पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। तो एक है आपके पास सल्फेट और दूसरा है हाइड्रोक्साइड। अभी मैंने आपको सीरीज़ बता दी। तो हाइड्रोक्साइड जो है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसी की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। और जब ऑक्सीडेशन होगी तो मैंने अभी बताया था आप ये 4 टाइम्स लेंगे OH, तो यहाँ पे वाटर मिलेगा और ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे भी फिर ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा एट एनोड, एंड कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। अब जो आपके पास है फोर्थ पार्ट वो है कि एक्वस NaCl है ना, आपके पास सोडियम क्लोराइड है और एक्वस है, वाटर है यहाँ पे। तो दैट मीन्स एक आपको मिलेगा Na पॉजिटिव आयन है, यहाँ पे H पॉजिटिव है, ठीक है। ये जाएंगे कैथोड पे। सिमिलरली आपके पास है Cl नेगेटिव, आपके पास है OH नेगेटिव, ये जाएंगे डेफिनेटली एनोड पे, राइट। तो मुझे बताओ Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव इन दो में से किसकी यहाँ पे होगी रिडक्शन। तो हाँ, अब देख लो, एक आपके पास Na पॉजिटिव है और दूसरा आपके पास H पॉजिटिव है, ये कैथोड पे चले गए। तो मैंने अभी आपको बताया था जो मेटल या आयन जो है हायर होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, उसी की होगी रिडक्शन, राइट। तो हायर है हाइड्रोजन, राइट, सोडियम ये तो लोअर है इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो यहाँ पे H पॉजिटिव जो है इसकी रिडक्शन हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये तो अभी मैंने बताया था। तो इसकी जब रिडक्शन होगी तो फाइनली आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस। सो हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड। अब बताओ तो एनोड पे क्या होगा, ये Cl नेगेटिव है और ये OH नेगेटिव है, और यहाँ पे जो आपका प्लैटिनम है वो नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड है। तो इन दो ही आयन्स में से किसी की ऑक्सीडेशन होगी। तो डेफिनेटली अभी मैंने आपको बताया था Cl नेगेटिव जो है इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होती है, तो ये इजीली ऑक्सीडाइज होगा। पहले मिलेगा क्लोरीन एटम प्राइमरी चेंज पे, और फिर सेकेंडरी पे आपको क्लोरीन गैस। तो मैं इसको डायरेक्ट अब यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूँ, ट्वाइस, और यहाँ पे Cl2 गैस, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट मीन्स व्हेन यू डू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस गेट्स लिबरेटेड एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस गेट्स लिबरेटेड एट एनोड। अब इंपॉर्टेंट ये है वहाँ पे क्या बचा, देखो H पॉजिटिव की रिडक्शन हो गई, वहाँ पे बचा Na पॉजिटिव, राइट, Na पॉजिटिव आयन, राइट। और सिमिलरली सोल्यूशन के अंदर बचा OH नेगेटिव आयन। तो ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे NaOH। NaOH कैसा होता है, बेसिक होता है। तो यहाँ पे किसी वक्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि NaCl सॉल्ट तो न्यूट्रल है, उसका pH होता है 7, है ना। NaCl सॉल्ट कैसा है, न्यूट्रल है, जिसका pH होता है आपका 7। पर जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है तब pH क्या सेम रहेगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। तो जब ये बेसिक बना तो pH इंक्रीज होगा, तो आप लिखेंगे pH विल बी नाउ ग्रेटर देन 7। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। तो इसके साथ ये जो है इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे इन साल्ट्स का प्रोडक्ट हमने बताया, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, राइट डिबेकल इक्वेशन एंड मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कोलरॉच लॉ, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इसको पहले अरब करेंगे। तो देख लो, ये जो क्वेश्चन है आपके पास, आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर है ये 14 आपका, राइट। इसमें हमें देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल डिबेकल इक्वेशन, राइट। वो क्या है, दैट इज सिंपली लैम्बडा mc इट इज इक्वल टू लैम्बडा m नॉट, राइट, लैम्बडा m नॉट। उसके बाद माइनस ए इज हियर अ कांस्टेंट इनटू अंडर रूट ऑफ c क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। ए यहाँ पे कांस्टेंट है, राइट। ए जो है ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, एंड टेम्परेचर। ये आप याद रखेंगे, किसी वक्त ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैम्बडा mc क्या है, मोलर कंसंट्रेशन एट एनी कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। एंड व्हाट इज दिस लैम्बडा m नॉट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या इसको हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इसको ऐसे भी लिखा जाता है लैम्बडा m infinity, right. Molar conductivity at infinite dilution means that when there is no further change in the molar conductivity after adding more and more water, that means जब आप बहुत सारा वाटर ऐड करेंगे और कोई भी फर्दर चेंज अब नहीं आएगा मोलर कंडक्टिविटी में, उस वक्त इसको हम कहेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, राइट। तो यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट ये है लैम्बडा m नॉट जो है मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ये हम निकाल सकते हैं किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कहाँ से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप निकाल सकते हैं, या आप निकाल सकते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक्सपेरिमेंटली, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम एक्सपेरिमेंटली इसको नहीं निकाल सकते हैं। तो लैम्बडा m नॉट जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट का किससे निकाला जाता है, इसको आप याद रखेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकाला जाता है बाय कोलरॉच लॉ। तो कोलरॉच लॉ जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का था वही कि कोलरॉच लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म हमें लिखना है यहाँ पे।
तो कोलरॉयड्स का मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पे देखेंगे। देखो अगर आपके पास एक जनरल इलेक्ट्रोलाइट है, लेट्स से EXBY, और इसको मैं आयोनाइज कर रहा हूँ, तो ये कौन से आयन्स देगा? ये देगा AY पॉजिटिव और ये देगा BX नेगेटिव, राइट। इनटू यहाँ पे X टाइम्स आपको मिलेंगे A के आयन्स और इनटू यहाँ पे Y टाइम्स। तो इसके लिए जो कोलरॉयड्स लॉ है वो ये है that limiting molar conductivity, that is molar conductivity at infinite dilution of this electrolyte, that's AXBY। ये जनरल इलेक्ट्रोलाइट में ले रहा हूँ, आप बाद में कोई भी ले सकते हैं, है ना। अकॉर्डिंगली यू विल कन्वर्ट इट। तो यहाँ पे किसके बराबर होगा? X टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फानाइट डाइल्यूशन ऑफ दिस AY पॉजिटिव आयन, ठीक है, प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फानाइट डाइल्यूशन, है ना, Y टाइम्स पहले यहाँ पे लिखेंगे आप, उसके बाद BX नेगेटिव। तो ये है मैथमेटिकल फॉर्म, है ना, ये इसी के साथ है। पहले आप लिखेंगे X टाइम्स लैम्डा एम नॉट ऑफ AY पॉजिटिव प्लस Y टाइम्स लैम्डा एम नॉट ऑफ BX नेगेटिव। सो दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कोलरॉयड्स लॉ। तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर था ये आपके पास 14, राइट, एग्जैक्टली। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज़ राइट डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो इनकी डिफरेंस आपको आनी चाहिए समझ में। यहाँ पे ही बता देते हैं दैट EMF जो है एक्चुअली इट इज़ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द सेल। मतलब जब कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी सेल से तब उसको EMF हम कहते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है इट इज़ आल्सो द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द सेल। तो जब करंट फ्लो होगा उस वक्त हम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और जिस वक्त करंट फ्लो नहीं होगा तब आपका EMF होता है। और EMF जो है इसको मेजर किया जाता है पोटेंशियोमीटर से, है ना, इसको आप नोट डाउन करेंगे, पोटेंशियोमीटर से इसको मेजर किया जाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसको वोल्टमीटर से हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि दैट EMF जो है इट इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज जो आप सेल से निकाल सकते हैं, ये होता है मैक्सिमम वोल्टेज। EMF आपका होता है मैक्सिमम वोल्टेज जो आप सेल से निकाल सकते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है इट्स ऑलवेज लेस देन मैक्सिमम वोल्टेज, ऑलवेज लेस देन मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है। मैक्सिमम वोल्टेज से हमेशा क्या होगा? कम होगा इसका वैल्यू। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दैट इज़, अच्छा यहाँ पे एक और बात आप याद रखेंगे, दैट इज़ एक्चुअली, अच्छा चलो ठीक है वो क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है डिस्कस द फैराडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ जो है क्या कह रहा है? दैट कितना मास या वेट सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास। सो W is directly proportional to Q और W is equal to proportionality constant, that is Z, that's called electrochemical equivalent। तो यहाँ पे एक और बात आप याद रखेंगे, करंट जो होता है दैट इज़ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज Q अपॉन T। तो Q किसके बराबर होगा? I इंटू T। तो इसको मैं लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। I इज़ द करंट, T इज़ द टाइम। तो ये है फैराडेज फर्स्ट लॉ। मैथमेटिकल फॉर्म इसका मैंने बता दिया, आप बाकी थ्योरेटिकल इसका खुद लिख सकते हैं, ठीक है। So that is simply mass of substance deposited or liberated, it is directly proportional to quantity of charge passed, ठीक है। तो यहाँ पे Z किसी वक्त डिफाइन आपको पूछा जाता है व्हाट इज़ इसको Z को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और ये कैसे आप डिफाइन करेंगे? ये ऐसे आप डिफाइन करेंगे, अगर चार्ज Q का वैल्यू 1 होगा, है ना, 1 कूलम, या करंट होगा 1 एम्पियर, टाइम होगा 1 सेकेंड, तो तब आपका W जो होगा W विल बी इक्वल टू Z। ये कब होगा? W विल बी इक्वल टू Z इफ़ Q जो है आपका वो होगा 1 कूलम, ठीक है। और सिमिलरली अगर करंट जो है दैट इज़ यूर 1 एम्पियर, ठीक है, और टाइम जो आपका है दैट इज़ यूर 1 सेकेंड, तब ऐसा होगा कि W विल बी इक्वल टू Z। सो अब हम डिफाइन कर सकते हैं दैट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ऐसे इसको आप याद रखेंगे। अब फैराडेज सेकंड लॉ क्या बता रहा है? फैराडेज सेकेंड लॉ हमें सिंपली ये बता रहा है दैट कि अब अगर 2 इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे आपके पास, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड यू आर पासिंग द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज, तब क्या होगा? तब जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू इट्स इक्विवेलेंट वेट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। तो ये है फैराडेज सेकेंड लॉ। तो ऑलरेडी क्लास में आपने डिटेल में पढ़ा है, बस यहाँ पे शॉर्ट में मैंने बता दिया इसको रिवीजन के लिए।
अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, जिसको आप दिखाते हैं ई नॉट से। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आपका होता है इसको ई नॉट से दिखाया जाता है। ये होता है सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन में जैसे आपका टेम्परेचर 298 केल्विन आता है, ठीक है, जैसे कंसनट्रेशन जो इलेक्ट्रोलाइट की होनी चाहिए वो 1 मोलर होनी चाहिए। अगर कहीं पे गैस यूज़ हो रहा है तो उसका जो प्रेशर होना चाहिए वो 1 बार होना चाहिए। तो इनको स्टैंडर्ड कंडीशंस हम कहते हैं, और उस वक्त जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर करेंगे उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE, शी इज़ योर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो लिया जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी। तो ये कितना होता है, ये 0 होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे दैट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ शी इज़ इक्वल टू 0, या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको कहा जाता है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना लिया जाता है, 0, तभी तो ये यूज़ होता है एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे आप याद रखेंगे दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इसके 2 टाइप्स हुआ करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दैट सिंपली टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन, है ना, मतलब एक इलेक्ट्रोड में कितनी टेंडेंसी है ऑक्सीडेशन होने की। सिमिलरली व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू अंडरगो रिडक्शन, दैट मीन्स टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल जो है, अगर इनको भी स्टैंडर्ड कंडीशंस में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसको बताएंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एंड अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट IUPAC रूल्स वी आर ऑलवेज टेकिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसको याद रखेंगे आप, जो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है उसमें भी क्या दिया गया है। तो ये रहेगा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पूरा हमने रिवाइज़ किया। जो भी डाउट रहा होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी सभी क्वेश्चंस हमने कवर किए और इसके बाहर इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं आएगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।